वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अभी लॉकडाउन चल रही है 16 तक। आप लोग घर होंगे, सुरक्षित होंगे, मुझे उम्मीद है। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे ग्रुप में नए नए बच्चे ऐड हुए हैं, उनका हमारे चैनल पे हमारे ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत। तो आज चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। सेपरेशन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। वैसे मैंने सेपरेशन ऑफ वर्क जो बोला है ये मैंने अलग टॉपिक बताया है, ठीक है। ये है आपका टॉपिक जो है वो है संस्थाओं का कामकाज। तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या वर्क है नहीं है वो बताएंगे हम, और आपको बता दें कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है, उनको उसी अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही जो वर्क होता है उसी को करना होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में वो दखल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबका एक क्राइटेरिया है, सेपरेशन कर दिया गया अपने अपने वर्क का, उसके अंदर ही वो काम करेंगे और कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने ही पार्ट डिपार्टमेंट में, अदरवाइज दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी पार्ट हैं, कुछ ऐसे भी सरकार की गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जो इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। चलो एपिसोड नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं टाइम विद। चलो, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुन लिए, ठीक है। वैसे आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने हमें कमेंट सेक्शन में सही सही आंसर दिया था। प्रतिनिधि और उम्मीदवार में क्या अंतर है, ये आप लोग सब ने सही सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में कि उम्मीदवार जो होते हैं वो 2 4 5 6 हो सकते हैं, ठीक है। चुनाव से पहले जितने भी खड़े होते हैं सारे उम्मीदवार हैं। अगर जो चुनकर जो एक हमारे द्वारा चुन के जो विजय प्राप्त करते हैं फिर गवर्नमेंट के अंदर आके काम करते हैं वो प्रतिनिधि हुए हमारे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो जनता सिर्फ जो प्रतिनिधि को चुनते हैं वही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था। प्रतिनिधि को भी कुछ कायदे कानून में रह के काम करना पड़ता है, ठीक है। कानूनों को मानना पड़ता है, कुछ कानून कायदे ऐसे होते हैं जो प्रतिनिधि को भी फॉलो करना होता है तथा अपने संस्थाओं के साथ, संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा भी होता है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सच्चे रूप में किसे कहेंगे? ऐसा नहीं है जहां पे इलेक्शन हो गया जो सार्वभौमिक मताधिकार के अकॉर्डिंग जहां पे इलेक्शन हो गया वो लोकतांत्रिक देश होगा। उसके बहुत सारे रूल, बहुत सारे पॉइंट है। तो हमने पिछले वीडियो, बहुत सारे वीडियो में बताया है लोकतांत्रिक कितने तरीके हो सकते हैं जिस देश को लोकतांत्रिक बोलते हैं। इसका मतलब नहीं है कि जहाँ पे वोट होता होगा वो लोकतांत्रिक होगा, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज को फॉलो करेंगे तब जाके लोकतांत्रिक बन सकते हैं कोई भी देश। तो एक आपका पॉइंट दिया हुआ है कार्यालय ज्ञापन, पॉइंट दिया हुआ है कहाँ आपके बुक नोट्स में। तो ये कार्यालय ज्ञापन क्या है? 13 अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा जो एक जारी किया गया था घोषणा पत्र, उसको कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं, जिसमें सरकार का निर्णय था अथवा नीति के विषय में बताया गया था। यानी सीधा कह सकते हैं कि भारत सरकार कुछ घोषणा पत्र निकाली थी जिसमें कुछ उसकी नीति थी, कुछ निर्णय थे, उसी को ही कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं जो 13 अगस्त 1990 को प्रकाशित हुई थी, ठीक है, वो घोषणा पत्र। अभी हम लोग मेन पॉइंट पे नहीं आए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। इंदिरा सैनी केस बहुत अच्छा है जो 12th में ब्रीफली दिया हुआ है, आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे हम 12th से ज़्यादा बता दें आपको, ताकि अभी ही कंसेप्ट वो जो पॉइंट है इंदिरा सैनी केस वाला ओबीसी आरक्षण को लेकर वो अभी ही आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, इस घोषणा पत्र में सरकार ने भारत सरकार की सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC के लिए आरक्षित होगा। ये घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि जो सरकारी पद है उसमें 27% जो है रिक्तियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षित होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब निर्णय कौन लेता है कि कौन कितना होना चाहिए परसेंट, कितना परसेंट किसको आरक्षण होना चाहिए, सच में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें पहले जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जाति इन दोनों को ही आरक्षण था, धीरे धीरे ओबीसी को मिला, ठीक है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कहोगे तो अब
हमारा देश आज़ाद हुए हुए कम से कम 70 वर्ष से ऊपर हो गया होगा मिनिमम, ठीक है। तो अब हमारे अंदाज से जो आरक्षण का सिस्टम होना चाहिए वो फाइनेंशियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको मैं लास्ट में जाते जाते बता के जाऊंगा, ठीक है। अभी हम चैप्टर इसको क्लियर करते हैं। पहले राष्ट्रपति जो होता है वो आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन ऑफ जो होते हैं पीपल होते हैं जो इन कंट्री का, वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और ये तीसरा होता है, तीसरा व्यक्ति होता है किसी भी देश का। किसी भी देश का नहीं, बहुत जगह राष्ट्रपति नहीं होते हैं, कोई किसी जगह बहुत सारे देश में प्रधानमंत्री भी नहीं होते हैं। तो ये अपने देश को लेकर चलते हैं हम, ठीक है। ये हमारे देश में अगर कहेंगे तीसरा व्यक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को नियुक्त करती है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन होता है। समर्थन का मतलब है जितना लोकसभा के सीट हैं उसका हाफ प्लस 1। समर्थन बहुमत का मतलब होता है कि आधा से ज़्यादा समर्थन जिसको मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 50% प्लस 1 किसी एक व्यक्ति को अगर वोट कर देता है, समर्थन दे देता है, तो वो प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। अब देखते हैं भारत सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया। ये द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग क्या है उसको ब्रीफली हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसको बोलते हैं। मंडल आयोग का नाम आप सुने होंगे अगर आपने बुक अगर पढ़ा है तो। मंडल आयोग क्या है पूरी तरीके से मैं यहाँ पे बताऊंगा। 1 जनवरी 1789 को जनता पार्टी का शासन होता है उस समय 89 में, ठीक है। उस समय पार्टी जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे इंडिया के उस समय होते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना किया था, यानी जनता पार्टी ने। और उस समय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। और आपको बता दें ये मंडल आयोग क्यों नाम रखा गया था, आपको कंफर्म करते हैं। यहाँ पे मंडल आयोग जो है इनके जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मंडल आयोग, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इससे पहले हम एक कहानी बता देते थे। क्या हुआ था कि हमारे समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर थे, उस समय बिहार के वो मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले ओबीसी के लिए उन्होंने आरक्षण बिहार में शुरू किया था, ठीक है। तो क्या हुआ, देश के भिन्न भिन्न कोने से आवाज उठने लगी कि हमें भी इस राज्य को भी ओबीसी के जो भी हैं पिछड़ा वर्ग के जो भी हैं लोग उनको आरक्षण दो। इससे विभिन्न जगहों पे आवाज उठने लगा। इसके लिए जनता दल ने, जनता पार्टी ने एक आयोग रखा जिसका नाम मंडल आयोग था। तो इस आयोग का क्या कार्य था वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनका कार्य था कि विभिन्न तबके के बीच शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग जो भी हैं उनकी व्यापकता का पहचान करना तथा पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय लाया जाए। तो इन्होंने बाद में जाके लास्ट में 1990 में एक सिफारिश दिया कि 27% आरक्षण इनको भी दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं, इससे बहुत सारे प्रदर्शन हुए, जो समर्थक थे जो विरोधी थे वो सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। इस आयोग ने 1979 में जो है मंडल आयोग स्थापना किया गया था जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन ये आयोग जो है 10 साल बाद सर्वेक्षण करके उसके बाद 1989 में अपनी सिफारिश दी और सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% के आरक्षण की बात इन्होंने देने को कहा। इस पे भी विवाद उठा बहुत सारे, कुछ लोग इसके समर्थक भी थे, कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे, ठीक है। इसके बाद उस समय 90 की बात करें तो वीपी सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद जाके फिर ये केस गया, फिर
पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है हम लोग को अगर कोई विवाद किसी बात पे चलती है तो वहाँ से लास्ट निर्णय जो आती है उसे मानना पड़ता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी उसी को बोलते हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आते हैं मुझे याद नहीं है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीपी सिंह जो थे उस समय जब सिफारिश दिया गया था मंडल आयोग के द्वारा, तो उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के। तो इसमें कुछ घटनाएं हुई थी, लंबे चौड़े घटनाएं हुई थी, बाद में जाके केस भी हुआ। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में ही फैसला देती है। तो चलते हैं, देखते हैं। जनता दल की नई सरकार ने संसद में मंडल रिपोर्ट लागू करने की बात रखी। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री जो थे बीपी सिंह, उन्होंने अपने बयान को इस रिपोर्ट पर जो निर्णय हुआ था उस संसद के दोनों सदन में पेश किया। संसद के कौन कौन सदन होते हैं आपको बताना है, संसद के कितने सदन है। मुझे तो लगता है 2 सदन है, आपको हो सकता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने सदन होते हैं। ठीक है, सेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सदन जो होता है वो कितने होता है वो आपको बताना है और नाम बताना है कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। और इससे पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि जो संसद और सांसद आप कभी कभी उच्चारण में गड़बड़ा जाता है, तो संसद जो होता है वो एक भवन है और सांसद जो होते हैं वो इसमें बैठने वाले होते हैं, एमपी। और आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, अभी एक चीज़ बताता हूँ, एक लोकसभा और राज्यसभा जो होता है, अगर बैठक चल रहा है, कैसे हम देखकर पता करेंगे कि ये लोकसभा का सेशन चल रहा है और ये राज्यसभा का सेशन चल रहा है। ठीक है, किस तरह से, अब देखिए राज्यसभा जो है ना आर से स्टार्ट होता है, राज्यसभा आर। तो राज्यसभा जब भी चलेगी तो उसका कारपेट जो है नीचे में जो बिछता है, कभी कभी शादी विवाह चाहे किसी फंक्शन में कारपेट देखते होगे, तो राज्यसभा अगर चल रही होगी से राज्यसभा की सेशन तो वो रेड होगा, अन्यथा अगर रेड नहीं हुआ उसका कारपेट तो समझ जाना लोकसभा है और ज्वाइंट सेशन के लिए कुछ और होंगे। अगर रेड होगा तो समझ जाना डायरेक्ट कि राज्यसभा का सेशन चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। कैबिनेट जो फैसला लिया था उसको प्रशिक्षण विभाग भेजा गया चेक करवाने के लिए। चेक भी होता है कि क्या सच में ये मंडल आयोग का निर्णय सही है। तो उस फैसले को प्रशिक्षण विभाग भेजा गया, फिर मंत्री की स्वीकृति भी मिली, वह फिर एक अधिकारी उस पर साइन करते हैं और इस प्रकार 13 अगस्त 1990 को यह निर्णय लिया गया कि 27% जो है आरक्षित कर दिया जाए पिछड़े वर्ग के लिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, लेकिन इस पे विवाद बहुत चलती है, कुछ लोग समर्थक होते हैं, कुछ असमर्थक होते हैं। कुछ का कहना है इससे क्या होगा, आरक्षण से जो पिछड़े हैं वो आगे जो बढ़े हुए हैं उनसे आके समानता के रास्ते पे आ सकते हैं। कुछ का कहना है कि जो आरक्षण कोटा से नहीं है, अगर ज़्यादा एडुकेटेड हैं तो ये आरक्षण वाले उनके सीट खा जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। मंडल मुद्दा भी एक क्वेश्चन पूछता है, मंडल मुद्दा क्या है। तो मंडल की सिफारिश से जो समर्थक पार्टी थी, समर्थक जनता थी, नहीं दिख रहा होगा मैं बोल देता हूँ, मंडल की सिफारिश से समर्थक जनता और विरोधी में बहसबाजी चली और देश के अन्य भाग यानी कोने कोने विभिन्न भागों में, देश के अनेक भागों में प्रदर्शन भी हुए। ठीक है, विरोध भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, प्रदर्शन के विरुद्ध आवाज भी उठाया गया। कुछ समर्थक जो थे और विरोधी थे, उन दोनों में जो लड़ाई चली उसको मंडल मुद्दा बोलते हैं। ठीक है, चलो अब विवाद का निपटारा कैसे होता है। तो पिटीशन फाइल होता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आपको मैंने बताया था कि जब कोई फैसला जनता को नहीं लगता है सही सरकार का तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करती है रीचेक करने के लिए। तो हर एक कुछ होने के बाद फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार के पक्ष में आती है और वो लागू फिर से होता है, लेकिन कुछ उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। चलो देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश के विरुद्ध हुए मुकदमे का नाम इंदिरा सैनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार दिया गया। इंदिरा सैनी क्यों दिया गया बता दें, जो महिला पिटीशन फाइल की थी उनका नाम था इंदिरा सैनी, इसीलिए इंदिरा सैनी केस कहा जाता है। इसको ब्रीफली आप पढ़ेंगे 12th क्लास में।
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को समर्थन देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भी सरकार के फेवर में आती है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके फेवर में आती है कि सरकार का निर्णय सही है, 27% आरक्षण सही है, उसको समर्थन देते हुए यह भी कहता है कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, यानी ये केस ये हार जाती है, इंदिरा सैनिक जो होते हैं वो केस हार जाती है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो एक चीज़ बोलता है कि इसमें जो कुछ संशोधन किया जाए, ठीक है, इस आदेश में संशोधन किया जाए। तो आदेश में संशोधन क्या किया गया, इसमें कहा गया जो अच्छे स्थिति में लोग हैं उनको आरक्षण के प्रावधान ना मिले, ठीक है। अब हम जो शुरू में बताया था, हमने बताया था कि आरक्षण जो है वो होना चाहिए फाइनेंशियल बेस कि, ठीक है। तो आपको बताते हैं किस तरह होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके विचार में कुछ और हो सकता है, देखते हैं, समझाते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। देश के हर एक कास्ट में जितने भी कास्ट हैं, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, चाहे जनरल हो, कोई भी हो, हर एक में गरीबी और अमीरी है। ऐसा नहीं है कि जो जनरल हैं, उच्च वर्ग में हैं, वो सारे के सारे अमीर ही हैं, ऐसा भी नहीं है कि एसटी एससी में सारे के सारे गरीब ही हैं। 1950 में हम लोग आज़ाद हुए, तब से जाके आरक्षण की जो सिस्टम है वो चल रही है, अभी तक स्थिति नहीं संभल पाया है लोगों से। आपको बता दें एसटी एससी में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से जॉब पे हैं, अभी भी आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, ओबीसी में भी ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब देखो दो लोग हैं, ठीक है, 1950 में दोनों की स्थिति सेम थी, दोनों एसटी एसटी। एक ने मेहनत किया और आरक्षण लेते हुए, दोनों को आरक्षण है, इन्होंने भी मेहनत किया, लेकिन इनको क्या हुआ ना, जॉब हो गया। अब जॉब हो गया तो इनसे तो 20 हो गए होंगे, इनसे आगे चले गए होंगे, मान लो यहाँ पहुँच गए, ये बेचारे यहीं पे हैं, इनका जॉब नहीं हुआ। अब देखो आरक्षण अभी भी दोनों के पास है। अब मान लो आरक्षण में 10 रुपये का प्रावधान किया गया कि जितने भी एसटी वर्ग से हैं सबको 10-10 रुपये दिया जाए, तो बेचारे इनको भी 10 मिलेंगे, इनको भी 10 मिलेंगे। मान लो ये इतना ग्रोथ किए, जितना ये ग्रोथ किए उतना ये भी करेंगे। ये तो इनके सामने सामने नहीं आ रहे हैं ना। अगर इनको आप 10 दे रहे हो, जो ज़्यादा नीचे है उसको 20 दो, या तो इनका काट दो, इनको बढ़ने दो। मेरा बात आप समझ रहे होंगे। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, और आज ए वाले का जॉब हो चुका है और उसकी स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है, और ये बी वाले यहीं पहुँचे हुए, यहीं पे हैं ठहरे हुए। अगर आरक्षण है पूरे कोटा को, मान लो ओबीसी के पूरे कोटा को, तो जितने ओबीसी में बिलोंग करते हैं सबको मिलेगा, ठीक है। अब मान लो 20% छूट इसको भी मिल रहा है, यानी मान लो कि 200 रुपये इसको भी मिल रहा है, 200 रुपये इसको भी मिल रहा है, तो ये 200 से इतना ग्रोथ करता है तो ये भी उतना ही ग्रोथ करेगा, लेकिन इससे नीचे ही रहेगा। अगर यही मान लो कि इसको अगर नहीं मिलता, फाइनेंशियल अगर ये मजबूत है, ठीक है, और इसको मिलता, ये बराबर आ सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको बताना है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हर एक बच्चे को। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिव करता है और अच्छी वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। आई होप कि हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और आपको बताना है लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और बता दें, अभी बता देते हैं कि जो मनोनीत किए जाते थे अब अगली बार से मनोनीत नहीं किए जाएंगे, ये संशोधन हो चुका है, उनको भी बाय द इलेक्शन आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सचिन कुमार, रेखा, ये सब, सचिन तेंदुलकर, रेखा और ये सब बहुत जितने भी पर्सनालिटी थे राज्यसभा के सदस्य थे, अगली बार से ऐसे नहीं होगा, मनोनीत नहीं किया जाएगा, सबको बाय द इलेक्शन आना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना है लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे और हैं अभी भी किए जाते हैं, कितने सदस्य होते हैं मनोनीत, ये बताना है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।